आज हम मनु के महत्व व योगदान पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मनु स्मृति मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनु ने राजनीतिक संस्थाओं के सैद्धांतिक, प्रक्रियात्मक एवं व्यवहारिक पक्षों को कोई महत्व नहीं दिया हो। मनु ने सभी पक्षों को पर्याप्त महत्व देते हुए सभी पक्षों को चित्रित किया है। मनुस्मृति का अतिरिक्त योगदान यह है कि इसमें वर्ण, आश्रम आदि व्यवस्था का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को मनु के योगदान का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि मनु ने यूनान में राजनीतिक विचारकों द्वारा राजनीतिक दर्शन के सूत्रपात से भी शताब्दियों पूर्व राज्य की प्रकृति, संप्रभुता, शासन के स्वरूप, राज्य सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता और उसकी विधियों, न्याय व दंड व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों, कर प्रणाली और राज्य, समाज व व्यक्ति के संबंधों जैसे विषयों का व्यवस्थित विवेचन किया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों अर्थशास्त्र, महाभारत, शुक्र नीतिसार आदि में राज्य के सैद्धांतिक आधार के रूप में दंड नीति का विस्तृत विवेचन किया गया है और उसे ज्ञान की एक स्वतंत्र और स्वायत्त शाखा के रूप में चित्रित किया गया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किंतु इस दृष्टि से सामान्यतः उसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनु की धारणा राजा के दैवीय अधिकारों को मान्यता देकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने की नहीं थी, वरन वे तो केवल इस दृष्टि से राजा में देवत्व को आरोपित करते हैं कि राजा प्रजा के प्रति व्यवहार में अपने दैवीय दायित्व को समझे और धर्म के अनुकूल आचरण करे। इस प्रकार मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत निरंकुश राजतंत्र का मार्ग प्रशस्त करने के बजाय राजा को अपने धर्म और सदाचरण के नियमों में आबद्ध करने का साधन बन गया है और राजनीतिक चिंतन को उसकी यह अनुपम देन है। इसी प्रकार से मनु की एक देन यह है कि उन्होंने मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल दिया। यह एक ऐसी बात है जिसे अपनाकर संपूर्ण मानव जाति सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है। पश्चिमी जगत के प्रसिद्ध विधि शास्त्री जस्टिनियन ने एक बार कहा था कि उन्होंने एक ऐसी पद्धति का प्रतिपादन किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। इसके सर्वथा विपरीत मनु ने ये बताया कि एक ऐसी कानून पद्धति और राजधर्म का वर्णन किया है कि जिसमें सभी वर्गों के व्यक्तियों के कर्तव्यों की व्याख्या है। मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में जनता के लिए एक समग्र आचार संहिता के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसमें केवल राज्य के संगठन या समस्याओं के चित्रण की अपेक्षा संपूर्ण सामाजिक दर्शन का विवेचन हुआ है, ऐसा अल्तेकर का विचार है। इसी तरह मनु के राजनीतिक विचारों को स्वप्नलोकीय नहीं कहा जा सकता। वे यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त थे। मनु की व्यवस्था को धर्मतंत्री राज्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म के संबंध में उनकी धारणा के अंतर्गत कहीं भी संकीर्णता नहीं है। मनु की राजनीति को व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है और नैतिकतावादी स्वरूप उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। वास्तव में पुराणों के प्रथम मानव
मनु भारतीय राजदर्शन के भी प्रथम व प्रमुख प्रकाश स्तंभ थे। मनु संभवतः मानव जाति के प्रथम विधि प्रणेता थे, जिन्होंने मानव मनोविज्ञान को समझकर मानव जीवन के नियमों की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे अपनाकर सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मनु द्वारा प्रतिपादित ये विधियाँ आज भी मनुस्मृति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। मनु ने न्याय के सैद्धांतिक विवेचन के साथ साथ न्यायाधीशों की योग्यताओं, न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया, अपराधों और दंड के वर्गीकरण आदि पर भी व्यवस्थित विवेचन कर एक पूर्ण न्यायिक दर्शन प्रस्तुत किया है, जो भारतीय न्यायशास्त्र में मनु का मौलिक योगदान है। न्यायिक शक्ति को शासक की शक्ति, निजी शक्ति नहीं अपितु न्यायाधीशों द्वारा सामूहिक रूप से युक्त की जाने वाली संस्थागत शक्ति के रूप में परिभाषित किया है तथा न्याय के कार्यों में उदासीनता, पक्षपात और विधि के उल्लंघन को असह्य माना है। इस प्रकार मनु ने न्यायपालिका के संस्थागत पक्ष को महत्व प्रदान किया है। इसी तरह मनु ने राज्य के संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए राजकोष और अर्थव्यवस्था के सुप्रबंध की आवश्यकता पर भी बल दिया। मनु कर व्यवस्था के संबंध में प्रजा रक्षण के सिद्धांत और अधिक कर निषेध सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जो आज भी अपना महत्व रखता है और उनकी प्रगतिशीलता इस बात पर बल देने में है कि गरीब जनता पर कर का भार कम और समृद्धिशील लोगों पर कर का भार अधिक पड़ना चाहिए। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का भी मनु ने विस्तार से विवेचन किया है। मनु ने शासकों को युद्ध से यथासंभव बचाने का परामर्श देकर यह स्पष्ट किया कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए और राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध के अलावा राजनयिक व शांतिपूर्ण विकल्प खोजे जाने चाहिए। अपने युद्ध विषयक दृष्टिकोण तथा राज्य के प्रयोजन के स्पष्टीकरण के द्वारा मनु ने राज्य की साम्राज्यवादी नीति का स्पष्टतः विरोध किया है। मनु ने शार्दूल नीति और मंडल सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय नीति के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में प्रतिपादित किया, वो आज भी देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। मनु ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया और यही संतुलन आज विश्व शांति का आधार बन सकता है। मनु न केवल राजनीतिक चिंतक हैं, पर उन्होंने सामाजिक जीवन का भी स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान किया। मनुस्मृति के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के विभिन्न आयामों के विवेचन से स्पष्ट है कि मनु ने एक समृद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन का प्रतिपादन किया है। उन्होंने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था प्रदान की है, स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निश्चित किए हैं और स्त्री पुरुष के बीच संपत्ति के विभाजन का विधान किया है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के हित रक्षण पर विशेष बल दिया है। उसके द्वारा प्रचलित प्रतिपादित सामाजिक जीवन के सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे हैं। मनु ने उस काल में समाज को एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान किया है, जबकि विश्व के अधिकांश भागों में लगभग अराजकतापूर्ण जीवन की स्थिति थी। मनुस्मृति के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय भारतीय समाज सुव्यवस्थित था और समाज की यह सुव्यवस्था मनु की देन थी। यद्यपि शूद्रों और स्त्रियों आदि के संबंध में भेदभाव पर आधारित मनु के विचार वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक और अनुचित माने जा सकते हैं, किंतु इससे मनु के चिंतन का महत्व कम नहीं होता है। मनु के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, व्यवहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से स्वयं सिद्ध है कि आज भी मनुस्मृति को
हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है।